हेलो गाइस, तो ड्रामा सीरियल मुर्गी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नुकरानी जो होती है वो देने जा रही होती है पूर्वी को पपीता काट के, जो कि साक्षी ने ही उसको बोला हुआ होता है। तो यहाँ पे साक्षी जो है वो ये साबित करना चाहती है कि पूर्वी जो है वो बिल्कुल लापरवाह है और कहती है कि वो हमारे बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, इसलिए वो उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगी। तो वो नौकरानी को पहले तो बोलेगी कि पूर्वी को पपीता दे के आओ, लेकिन जब नौकरानी जो है वो पपीता देने पूर्वी को जाएगी तो तभी साक्षी भी पीछे जाएगी और वो देखेगी मुखी जी को फ़ोन पे बात करते हुए रूम के करीब ही। तो जैसे ही पूर्वी पपीता खाने लगेगी तो वैसे ही साक्षी जो है वो गुस्से से अंदर जाएगी और उससे पपीता छीन लेगी और कहेगी कि पूर्वी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खा सकते, वरना कुछ भी हो सकता है। तो पूर्वी जो होती है बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं है कि पपीता खा सकते हैं या नहीं खा सकते। ये साक्षी जो है ये तरह तरह की चालें जो है वो आजमा रही है पूर्वी के ऊपर, ताकि वो किसी तरह से मां ना बन सके। तो नौकरानी जो होती है उससे जब पूछा जाता है कि तुम्हें पपीता काट के देने को किसने कहा था, तो नौकरानी कहती है कि हमने खुद काटा था, हमें किसी ने नहीं कहा था। तो नौकरानी सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है ताकि साक्षी पे नाम ना आए। तो साक्षी जो है वो पूर्वी को और मुखी जी को खुद को अच्छा दिखाने के लिए नौकरानी को बहुत बुरे तरीके से डांटती है और कहती है कि तुम इस घर से निकल जाओ, जिस पे नौकरानी उसको बोलती है कि मुझे घर से मत निकालिए, मैं गरीब हूँ। तो पूर्वी साक्षी कहती है कि जब एक दफ़ा बोल दिया कि तुम इस घर में नहीं रहोगी तो तुम इस घर में नहीं रहोगी, दफ़ा हो जाओ इस घर से। तो तभी नौकरानी वहाँ से चली जाती है और साक्षी भी उसके पीछे चली जाती है और नौकरानी को ढेर सारे पैसे देती है। कहती है कि अब तुम ज़िंदगी भर बैठ के खा सकती हो घरों का काम किए बगैर, लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ही तुम्हें बोला था पूर्वी को पपीता काट के देने के लिए। अब ये पैसे पकड़ो और यहाँ से चली जाओ। तो नौकरानी भी पैसे ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी जो है वो जाती है मंदिर में पूजा करने के लिए, और तभी जो साक्षी है वो पीछे से आती है। जब पूर्वी पूजा कर रही होती है तो साक्षी उसकी चप्पल उठाती है और चप्पल के ऊपर वैसलीन मल देती है। चुपके से वैसलीन मलने के बाद वो चप्पल को उधर ही रख देती है और चली जाती है। लेकिन जब पूर्वी पूजा ख़त्म करती है वो चप्पल पहनती है और जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है तो उसकी चप्पल फिसल जाती है, जिसकी वजह से वो मुंह के बल सीढ़ियों से बल खाती हुई नीचे ज़मीन पर मुंह के बल गिरती है और उसकी आवाज़ सुन के सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो तभी पूर्वी जो है वो परेशान हो जाती है कि उसके बच्चे को तो कुछ नहीं हो गया। तो तभी मुखी जी भी आ जाते हैं और सारे घर वाले भी आ जाते हैं और पूर्वी को कमरे में लेके जाते हैं। और साक्षी कहती है कि मुखी जी, मैं डॉक्टर को फ़ोन करके आती हूँ। तो वो जाती है डॉक्टर को फ़ोन करने के बहाने और अपनी साड़ी के पल्लू से जो उसने वैसलीन मली होती है जूते पे, वो जूते से साफ़ कर देती है और उसके बाद डॉक्टर को फ़ोन करती है। लेकिन जब डॉक्टर आता है पूर्वी का चेकअप करता है तो डॉक्टर कहता है कि पूर्वी बिल्कुल ख़तरे से बाहर हैं और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि पूर्वी जो है वो गर्भवती है, वो माँ बनने वाली है और अब इनको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे साक्षी से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो जाती है मुखी जी के पास। मुखी जी को भड़काने के लिए वो कहती है कि हमें तो समझ नहीं आती कि पूर्वी इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। पहले पूर्वी सीढ़ियों से नीचे गिर गई, फिर उसने पपीता खाने की कोशिश की। ऐसे तो हमारे बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा और वो 9 महीने तक हमारे बच्चे को कैसे संभालेगी, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। हमें मानुस की ज़िंदगी बचानी है और मानुस की ज़िंदगी का सवाल है। हम तो ये सोच रहे हैं कि कहीं हमने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी कि पूर्वी को हम माँ बनने का मौका दे रहे हैं हमारे बच्चे की। तो मुखी जी को यहाँ पे वो भड़काती है। तो दूसरी तरफ जो पूर्वी है वो भी बहुत परेशान होती है। बच्चे जो है वो पूर्वी के रूम में बैठे होते हैं, तो पूर्वी बच्चों से बोलती है कि बब्बर शेर हमसे नाराज़ हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उनको कैसे मनाएं। तो बच्चे कहते हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं है,
हाथी हम तुम्हारी और बब्बर शेर की सुलह करवाएंगे। तो तभी बच्चे अपने बाप के पास जाते हैं और बब्बर शेर से बोलते हैं कि हमारे स्कूल में एक प्ले होना है जिसमें हमें आपकी ज़रूरत है। आप राजा बनेंगे और एक रानी होगी। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी रानी का हाथ चूम के बताना है कि आपकी असली रानी कौन है। तो जब ये प्ले का बोलते हैं बच्चे अपने बाप को, तो सारे हॉल में जमा होते हैं और वहाँ जाके वो अपने बाबा से कहते हैं कि आप अभी मेंढक हो, आप एक मेंढक हो क्योंकि आपको जादूगर ने मेंढक बना दिया है, लेकिन जब आप अपनी असली रानी का हाथ चूमेंगे तो आप वापस से राजा बन जाएंगे। तो यहाँ पे मुखी जी को पहचानना होता है अपनी असली रानी को, जहाँ पे माँ, साक्षी, पूर्वी और अंजलि भाभी होती हैं। तो मुखी जी इस बारी बारी सबका हाथ चूमते हैं, लेकिन हर दफ़ा गलत साबित होते हैं। लेकिन लास्ट पे पूर्वी आती है उनकी महारानी बन के। तो फिर बच्चे कहते हैं कि बाबा आप वापस से राजा बन गए क्योंकि आपको आपकी असली महारानी मिल गई है। तो वहाँ ये सब देख के साक्षी को बहुत गुस्सा आता है और साक्षी मन ही मन कहती है कि पूर्वी जो है वो बहुत चालाक है, हमने मुखी जी को इसके ख़िलाफ़ कर दिया था और पूर्वी ने बच्चों का इस्तेमाल करके वापस से मुखी जी को अपनी तरफ खींच लिया है। तो साक्षी कहती है कि हम पूर्वी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम हर हालत में पूर्वी को मुखी जी की नज़र में लापरवाह साबित करके ही रहेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जीत पूर्वी की होगी या फिर साक्षी की। और आप देख सकते हैं कि इसके साथ ही मैंने अपना नेल आर्ट भी कंप्लीट कर लिया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ये नेल आर्ट कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सीरियल की नई आने वाली अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो इसी तरह से आपके साथ शेयर करती रहूं। और नेल आर्ट सिखाने के साथ साथ ही मैं आपको आपके फेवरेट सीरियल की, ड्रामा की अपडेट भी दे दूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।